नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर 2025 राजधानी दिल्ली में शाम के वक्त सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था। लोग अपने ऑफिस की छुट्टी से घर जा रहे थे। रिक्शा वाले, कैब वाले अपना व्यवहारिक जीवन जी रहे थे और कुछ लोग फुटपाथ पर टहल रहे थे। और तभी दिल्ली में एक ऐसी घटना होती है जिससे दिल्ली समेत देश के अन्य शहरों में जैसे कि मुंबई, लखनऊ, श्रीनगर और कोलकाता, इन जैसे शहरों में हाई अलर्ट जारी किया। दरअसल हुआ ये कि एक वाइट कलर की हुंडई i20 कार दिल्ली के रेड फोर्ट के नजदीकी सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में पिछले 3 घंटे से खड़ी थी, जिसे डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी नाम का शख्स चला रहा था। और लगभग 6:45 के आसपास यह गाड़ी उस पार्किंग से निकलकर रेड फोर्ट की तरफ जाने लगी। जिस रूट से यह रेड फोर्ट की तरफ जा रही थी, रेड फोर्ट उसके अपोजिट रूट पर था। इसलिए यह गाड़ी थोड़ा आगे जाने के बाद एक यू टर्न लेती है और रेड फोर्ट वाले रूट पर आ जाती है। एग्जैक्टली रेड फोर्ट के सामने वाले चौक में रेड सिग्नल गिरने के बाद ये हुंडई i20 कार धीरे धीरे सभी गाड़ियों के बीच में आकर फट जाती है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि 2.5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और आजू बाजू वाले 10 रिक्शास और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और 200 मीटर दूर तक जाके गिर पड़े। लगभग 32 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। नजदीकी मेट्रो स्टेशन, स्ट्रीट लाइट और कई गाड़ियों के शीशे टूटकर बिखर गए। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, उस वक्त दो लोग फिल्मिंग और रील्स बना रहे थे। तो इस ब्लास्ट के दो रियल वीडियो हमारे पास मौजूद है। एक वीडियो वो जो अभी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो का थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आप देख सकते हैं इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। इस कैमरे का जो मूवमेंट था वो पूरी तरह हिल गया, यहाँ तक कि पीछे वाला पेड़ तक पूरा हिल गया था। वहाँ के शॉपकीपर्स का कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका था भाई साहब, बहुत भयंकर, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। जरा सोच कर देखो दोस्तों, जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था, तो जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी का क्या हाल हुआ होगा। और ये ब्लास्ट कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इस गाड़ी के अंदर RDX, RCD और अमोनियम नाइट्रेट जैसे घातक पदार्थ थे, जो बम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दरअसल इस केस का क्लू पुलिस को कैसे मिला, चलिए जानते हैं। मोहम्मद अजहर ने साल 2000 में जैश ए मोहम्मद नाम की संस्था शुरू की थी। इस संस्था के द्वारा 19 अक्टूबर 2025 को इंडियन आर्मी, देश और पुलिस के बारे में आपत्तिजनक पोस्टर कुछ पर्टिकुलर एरिया में लगाए जा रहे थे। जब इस बात की खबर पुलिस को मिली, तो पुलिस ने इसके पीछे किसका हाथ है यह ढूंढना शुरू किया। तब नाम आया डॉक्टर मुजम्मिल शेख का, जो फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके इस पे घर पर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। इसके घर से पुलिस को 2563 किलो विस्फोटक, जिंदा कारतूस यानी कि बंदूक की या राइफल की ऐसी गोलियां जो यूज करे वाली नहीं है, और कुछ चाइनीज बंदूक जैसे खतरनाक चीजें मिली। और सबसे बड़ी बात, यह डॉक्टर पहलगाम का रहने वाला था, जिस पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, जिसके अगेंस्ट में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और जब पुलिस ने इसकी डिटेल में इंक्वायरी की, तो एक और नया चेहरा सामने आया। वो था डॉक्टर आदिल अहमद। ये भी उसी यूनिवर्सिटी में काम करता था और पुलिस को इसके पास से भी 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट, वॉकी टॉकी, कारतूस और कुछ बंदूक बरामद किया। इस आदिल के द्वारा एक और तीसरा चेहरा सामने आया। वो था डॉक्टर शाहीन शाहिद का, जो कि एक फीमेल थी। पुलिस को इसकी गाड़ी के डिक्की में से AK-47 राइफल मिली। अगर ऐसे लोग टीचर की पोजीशन पर रहे तो देश के टुकड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन सभी के पास से पुलिस को 20 टाइमर्स, बैटरीज, उनके रिमोट, 5 किलो हेवी मेटल और कुछ इलेक्ट्रिक वायर जैसे चीजें मिली जो बम बनाने में इस्तेमाल आते हैं। ये सब देखकर एक बात तो साफ थी कि यहाँ पर कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया। इसके पास से भी पुलिस को वही चीजें मिली जो इन तीनों के पास से मिली थी। लेकिन इसके अलावा पुलिस को डॉक्टर अहमद के पास से एक और चौंका देने वाली चीज मिली। वो था 4 लीटर कैस्टर ऑयल, कुछ रासायनिक सामग्री और उनका बेसिक मटेरियल, जिसके तहत एटीएस ने यह दावा किया कि यह डॉक्टर बहुत ही भयानक राइसिन नाम का पॉइजन बनाकर जिस जगह पर फेस्टिवल
होते हैं या फिर जिस जगह पर पब्लिक ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, वहाँ पर ऑब्वियसली खाना बनता है। तो उसी खाने में मिलाकर हज़ारों लोगों की जान लेना चाहता था। यह डॉक्टर चाइना से एमबीबीएस पास आउट हुआ था। इस तरह से 5 लोग जो एक-दूसरे से कनेक्टेड थे, वो धीरे-धीरे पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक जब ये बात कार चलाने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को पता चली कि मेरे सभी साथी पकड़े गए हैं, तो वह घबरा गया और जो विस्फोटक इसकी गाड़ी में पहले से ही थे, उसे पुलिस से बचाते हुए दिल्ली की सड़कों से होकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर रास्ते में यह हादसा हो गया। मीडिया और रिपोर्टरों के मुताबिक यह हादसा जानबूझकर नहीं किया गया था। असल में यह धमाका गलती से हो गया, घबराहट में हो गया और एक अधूरे बॉम्ब में यह विस्फोट हो गया। क्योंकि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, डॉक्टरों को उनके शरीर से नेल्स, स्क्रू या फिर कांच के टुकड़े नहीं मिले, जो ज्यादातर आतंकवादी ब्लास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि 2006 के मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में खाना बनाने वाले कुकर के अंदर बम फिट करके उसके साथ स्क्रू, नेल्स और कांच के टुकड़े रखे गए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही हो सके। और इस i-20 गाड़ी में जो विस्फोटक थे, उसे सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किए गए थे। अगर इसे सही तरीके से इंस्टॉल किए होते तो अब जो हादसा हुआ है, उसमें जितना नुकसान हुआ है और जो लोग गंभीर रूप से घायल है और जो मासूम लोग इसमें मारे गए हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा तबाही हो सकती थी। यह ब्लास्ट पैनिक होकर घबराहट में किया गया था। लेकिन ना तो वो बम को ठीक तरीके से बना पाए और ना ही इस डॉक्टर मॉड्यूल की योजना धमाका करने की थी। इस हादसे में अभी तक 24 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हादसे की तबाही इतनी भयानक थी कि इस हादसे की चपेट में आए हुए एक व्यक्ति का हाथ 100 मीटर दूर शौचालय की एक छत पर पड़ा हुआ था, जो पुलिस को 2 दिन बाद मिला। ब्लास्ट वाली जगह से 100 मीटर दूर सुलभ शौचालय की छत पर एक शख्स का मिला हाथ। जोरदार ब्लास्ट के कारण दूर दूर तक गिरे शवों के उड़े पर खच्चे। इस हादसे में ऐसे मासूम लोग मारे गए हैं जिनके ऊपर पूरा घर चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, यह है अशोक कुमार, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस कंडक्टर थे। यह है जुम्मन मोहम्मद, जो ई रिक्शा चलाते थे। ऐसे ही पंकज सैनी, जो एक कैब ड्राइवर थे। एक और विक्टिम दिनेश मिश्रा, जो चांदनी चौक में साड़ी बेचने की दुकान में काम करते थे। इस हादसे की लपेट में आ चुके सभी लोगों को नजदीकी लोकनायक अस्पताल में ले गए और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। रात के 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इस अस्पताल में गए और उसके बाद वो उस जगह पर भी गए जहां पर धमाका हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के मुताबिक बताया है कि इस हुंडई i-20 गाड़ी का नंबर HR26 CE7674 था और इसका ओनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को हिरासत में लिया, तब मालूम हुआ कि सलमान ने यह गाड़ी दिल्ली में रहने वाले किसी देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद देवेंद्र ने यह गाड़ी अंबाला में किसी और को बेच दी। उसके बाद यह गाड़ी और किसी दूसरे के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर पुलवामा में रहने वाले किसी तारिक नाम के शख्स का भी हाथ है। सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित किया है और इस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए के हवाले कर दिया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। एनआईए ने इस हमले से जुड़े कुछ और आरोपियों को हिरासत में लिया। उनमें से 2 जशीर बिलाल और सुल्तान, जो श्रीनगर के रहने वाले थे। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में एनआईए ने श्रीनगर से जसीर बिलाल उर्फ दानिश को किया गिरफ्तार। आज एनआईए कोर्ट में की जाएगी पेशी। एनआईए के पूछताछ से इन दोनों ने खुलासा किया कि ड्रोन में कैमरा और बैटरीज के साथ छोटे बम लगा के भीड़भाड़ वाले और सुरक्षा ठिकानों को टारगेट करने का इनका प्लान था। एनआईए की पूछताछ में जसीर बिलाल ने किया खुलासा। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की थी तैयारी। भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकानों को टारगेट करने का था प्लान। इतने दिन तक भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान जैसी सोच रखने वाले अपने ही देश में रहने वाले इन दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है। इस घटना के बाद अपने देश के कुछ लोगों का यह कहना है कि यह आतंकवादी हमला जानबूझकर किया गया था, क्योंकि बिहार इलेक्शन अगले दिन थे। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि यह हमला जानबूझकर किया गया था, तो जिन लोगों के द्वारा यह हमला किया गया था, क्या उन लोगों के अंदर अपने देश के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं था, जो अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से मारने का प्लान बनाए या फिर बना रहे थे? इसलिए विदाउट एनी एविडेंस हम ऐसा किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 3000 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव फरीदाबाद में कैसे आ गए? अब अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और जनता को उनके सवालों का जवाब मिलेगा और उन मासूम लोगों को न्याय जल्दी ही मिलेगा।